तो दोस्तों IML लेजेंड 2 फाइनली हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं। जो अपडेट निकल कर आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ पिछले पार्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 4-5 है, जिसका निर्देशन फ्रांसिस लॉरेंस ने किया है और पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन और मार्क प्रोटोसेविच ने लिखी है, और इसमें विल स्मिथ ने यूएस आर्मी वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट नेविल की भूमिका निभाई है। रिचर्ड मैथेसन के 1954 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म न्यूयॉर्क शहर में सेट है, जब एक वायरस, जिसे मूल रूप से कैंसर का इलाज करने के लिए बनाया गया था, ने अधिकांश मानव जाति का सफाया कर दिया है, जिससे नेविल न्यूयॉर्क में निशाचर म्यूटेंट के अलावा आखिरी मानव के रूप में रह गए हैं। नेविल वायरस से प्रतिरक्षित है और वह शत्रुतापूर्ण म्यूटेंट से खुद का बचाव करते हुए इलाज विकसित करने के लिए काम करता है। यह 1964 की द लास्ट मैन ऑन अर्थ वार्नर ब्रदर्स ने 1994 में आई एम लीजेंड का विकास शुरू किया और इस परियोजना से कई अभिनेता और निर्देशक जुड़े, हालांकि स्क्रिप्ट से संबंधित बजटीय चिंताओं के कारण उत्पादन में देरी हुई। 2006 में न्यूयॉर्क शहर में उत्पादन शुरू हुआ, मुख्य रूप से शहर में स्थान पर फिल्मांकन, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज पर $5 मिलियन का दृश्य 6-7 शामिल था। आई एम लीजेंड 14 दिसंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज हुई थी। यह दिसंबर में अमेरिका में रिलीज हुई गैर क्रिसमस फिल्म के लिए अब तक के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं पर खुली और 2007 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने घरेलू स्तर पर $256 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $329 मिलियन की कुल कमाई $585 मिलियन की। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें स्मिथ के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जबकि आलोचना उपन्यास से इसके विचलन, विशेष रूप से अंत पर केंद्रित थी। 2022 में एक सीक्वल के विकास में होने का खुलासा हुआ, जिसमें स्मिथ नेविल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने और माइकल बी जॉर्डन के साथ फिल्म का सहनिर्माण करने के लिए तैयार थे, जिनकी भी एक प्रमुख भूमिका होगी। कथानक: कैंसर को ठीक करने के लिए खसरे के विषाणु को आनुवंशिक रूप से पुनः अभियांत्रिकीकृत करने का प्रयास घातक हो जाता है, जिससे विश्व की 99% जनसंख्या संक्रमित हो जाती है। अधिकांश लोग मर जाते हैं, तथा जो नहीं मरते हैं वे पिशाच, एल्बिनो, नरभक्षी म्यूटेंट में बदल जाते हैं, जिन्हें डार्कसीकर्स कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा रात में घूमते हैं, तथा उन कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षित होते हैं। प्रकोप के 3 साल बाद 2012 में 8 अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट एलटीसी रॉबर्ट नेविल निर्जन मैनहट्टन में एक अलग जीवन जी रहे हैं। यह अनिश्चित है कि क्या कोई अन्य प्रतिरक्षित मनुष्य बचा है। नेविल की दिनचर्या में वायरस का इलाज खोजने के लिए संक्रमित चूहों पर प्रयोग करना, भोजन और आपूर्ति की खोज करना और प्रत्येक दिन किसी भी जीवित बचे लोगों की प्रतीक्षा करना शामिल है, जो उनके निरंतर रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रसारणों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो उन्हें दोपहर में साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मिलने का निर्देश देते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनकी पत्नी जो और बेटी मार्ले मैनहट्टन के अराजक निकासी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गए थे, क्योंकि सेना द्वीप के संगरोध को लागू कर रही थी। नेविल खुद अन्य सैन्य कर्मियों के साथ पीछे रह गए। नेविल का एकमात्र साथी उसका जर्मन शेफर्ड सामन था, सैम। एक दिन जब नेविल हिरन का शिकार कर रहा था, सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी इमारत में चला गया। नेविल सावधानी से उसके पीछे गया और सैम के साथ हिरन की लाश को ढूंढ निकाला, लेकिन पाया कि इमारत में डार्कसीकर्स का आतंक है। दोनों सुरक्षित बच निकले और हमलावर डार्कसीकर्स सूरज की रोशनी से मारे गए। नेविल को अपने खून से बना एक आशाजनक उपचार मिल गया, इसलिए उसने एक जाल बिछाया और एक महिला डार्कसीकर को पकड़ लिया। एक नर डार्कसीकर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी से रुक जाता है और छाया में वापस चला जाता है। अपने घर के तहखाने में अपनी प्रयोगशाला में वापस नेविल मादा का इलाज करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अगले दिन नेविल ने ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बाहर खड़े फ्रेड नामक एक पुतले को देखा, जो आमतौर पर स्थानीय वीडियो स्टोर पर होता है, और भ्रम में उसे गोली मार देता है।
हालांकि नेविल को एहसास होता है कि उसे पास की इमारतों से डार्क सीकर्स द्वारा देखा जा रहा है। जैसे ही वह फ्रेड के पास पहुंचता है, वह उसी जाल में फंस जाता है जिसका इस्तेमाल उसने मादा को पकड़ने के लिए किया था और उसके सिर पर चोट लगने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब तक वह उठता है, सूरज रल रहा होता है और संक्रमित कुत्तों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। नेविल और सैम उन्हें मार देते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान सैम को काट लिया जाता है। कुत्ते वायरस के हवाई स्ट्रेन से प्रतिरक्षित होते हैं, लेकिन काटने के माध्यम से एक अलग स्ट्रेन से संक्रमित हो सकते हैं। नेविल उसे अपने सीरम का एक कतरा इंजेक्ट करता है, लेकिन जब वह संक्रमण के लक्षण दिखाती है, तो नेविल को उसे गला घोंटकर मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वह करवट बदलने लगती है। दिल टूटा हुआ और गुस्से से प्रेरित होकर नेविल बाहर निकलता है और अगली रात जानबूझकर डार्क सीकर्स के एक समूह पर हमला करता है, इससे पहले कि उसे प्रतिरक्षित मनुष्यों की एक जोड़ी अन्ना और एथन नामक एक युवा लड़के द्वारा बचाया जाता है, जो उसका प्रसारण सुनने के बाद मैरीलैंड से यात्रा करके आए हैं। वे घायल नेविल को उसके घर वापस ले जाते हैं, जहां अन्ना बताते हैं कि वे साओ पाउलो से रेड क्रॉस निकासी जहाज पर सवार होकर प्रकोप से बच गए और बेथेल, वर्मोंट में बचे लोगों के शिविर में जा रहे हैं। नेविल का तर्क है कि ऐसा कोई जीवित बचे लोगों का शिविर मौजूद नहीं है। जैसे जैसे वह महिला डार्क सीकर को ठीक करने के लिए काम करना जारी रखता है, नेविल का मानना है कि बर्फ से उसके शरीर का तापमान कम करके वह उपचार की शक्ति बढ़ा सकता है। अगली रात डार्क सीकर्स का एक समूह, जिसने पिछली रात अन्ना और नेविल का पीछा किया था, घर पर हमला करता है। नेविल, अन्ना और एथन बेसमेंट प्रयोगशाला में वापस चले जाते हैं और खुद को महिला परीक्षण विषय के साथ बंद कर लेते हैं। नाट्य समापन। डार्क सीकर्स ने लैब पर हमला किया और पाया कि पिछला उपचार सफल रहा था। नेविल ने स्थिति का आकलन किया क्योंकि डार्क सीकर अल्फा पुरुष ने अंदर घुसने के लिए खुद को कांच के दरवाजे से टकरा दिया। नेविल ने उस महिला से खून की एक शीशी निकाली जिसे उसने ठीक किया था और उसे एना को दे दिया, इससे पहले कि वह एथन और उसे लैब के पीछे कोयले की ढलान के अंदर बंद कर दे। नेविल ने फिर खुद को और हमलावर डार्क सीकर्स को ग्रेनेड से मार डाला, जिससे इलाज बच गया। अगले दिन अन्ना और एथन बेथेल में बचे हुए लोगों के शिविर में पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत सैन्य अधिकारियों और अन्य बचे हुए लोगों द्वारा किया जाता है, इससे पहले कि अन्ना उन्हें इलाज सौंपती है। अन्ना बताती है कि मानवता को बचाने के लिए नेविल के प्रयास और बलिदान आखिरकार किंवदंती बन गए। वैकल्पिक अंत। जैसे ही डार्क सीकर्स लैब पर हमला करते हैं, अल्फा नर डार्क सीकर प्रयोगशाला में कांच को तोड़ने का प्रयास करते हुए तितली की आकृति बनाता है। नेविल को पता चलता है कि यह मादा डार्क सीकर की गर्दन पर तितली के आकार के टैटू का संदर्भ है और अल्फा नर और उसके अनुयायी बस अपनी साथी को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। नेविल अपनी बंदूक नीचे रखता है और मादा को वापस कर देता है। नेविल और अल्फा नर एक दूसरे को घूरते हैं और नेविल अपने साथी की वापसी पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए बाद वाले को देखकर माफी मांगता है। अल्फा नर बाकी पैक के साथ चला जाता है। एक बार जब वे चले जाते हैं, तो हैरान नेविल अपने परीक्षण विषयों की कई तस्वीरों को देखता है और महसूस करता है कि वह संक्रमित लोगों की नज़र में एक राक्षस बन गया है, जो वर्षों से किए गए अपने प्रयोगों के लिए पश्चाताप दिखा रहा है। अगली सुबह नेविल अपने शोध को छोड़ देता है और अन्ना और एथन के साथ वर्मोंट की ओर एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में निकल पड़ता है, ताकि बचे हुए लोगों की कॉलोनी को ढूंढ सके। वे जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज को पार करते हैं, जबकि अन्ना एक आशावादी एकालाप देती है, जो इस कथन के साथ समाप्त होता है, आप अकेले नहीं हैं। 2008 में आई एम लीजेंड के 2 डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी पर एक पुस्तक सटीक वैकल्पिक अंत के रूप में जारी किए जाने के दौरान प्रारंभिक परीक्षण स्क्रीनिंग दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण वैकल्पिक अंत को नाटकीय कद से हटा दिया गया था। 9, 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी 2023 में यह पुष्टि की गई कि आई एम लीजेंड की अगली कड़ी में वैकल्पिक अंत को विहित माना जाएगा, जिसमें विल स्मिथ डॉ. रॉबर्ट नेविल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, क्योंकि वह डार्क सीकर्स पर अपने प्रयोगों को फिर से शुरू करते हैं। 15 विल स्मिथ डॉ.
रॉबर्ट नेविल एक वायरोलॉजिस्ट और न्यूयॉर्क शहर में एकमात्र बचा हुआ मानव निवासी जो वायरस के इलाज की खोज कर रहा है। एलिस ब्रागा, अन्ना, इस प्रकोप से बची एक धार्मिक महिला। चार्ली ताहान, एथन, प्रकोप से बचने वाला एक युवा। एबी और कोना सामंथा, सैम, के रूप में रॉबर्ट की जर्मन शेफर्ड और साथी। सैम को मार्ले ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उपहार में दिया था। डेश मिहोक, अल्फा मेल, डार्क सीकर्स का नेता। एम्मा थॉम्पसन, डॉ। एलिस क्रिपिन, क्रिपिन वायरस की निर्माता। सेली रिचर्डसन, जो नेविल, रॉबर्ट नेविल की पत्नी, जिनकी प्रकोप के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। विलो स्मिथ, मार्ले नेविल, रॉबर्ट और जो की 6 वर्षीय बेटी, जो प्रकोप के तुरंत बाद मर गई। जोआना नुमाता, अल्फा फीमेल, अल्फा पुरुष की साथी जिसे रॉबर्ट नेविल द्वारा पकड़ लिया जाता है और उस पर प्रयोग किया जाता है। डेरेल फोस्टर, माइक के रूप में एक सैनिक जो प्रकोप के प्रारंभिक चरणों के दौरान नेविल के साथ था। पैट फ्रेली, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज के रूप में। माइक पैटन ने डार्कसीकर्स की आवाज के रूप में काम किया है, जो क्रिपिन वायरस से संक्रमित हिंसक एल्बिनो प्राणी है जो सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। उत्पादन, विकास 2006 में निर्माण के दौरान वाशिंगटन स्क्वायर। पृष्ठभूमि में वह घर है जहां विल स्मिथ का चरित्र रहता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में विज्ञानकथा हॉरर शैली फिर से उभरी। 1995 में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म परियोजना को विकसित करना शुरू किया। 1970 से रिचर्ड मैथेसन के 1954 के उपन्यास आई एम लीजेंड के अधिकारों का स्वामित्व 17 और 1971 में द ओमेगा मैन का रूपांतरण पहले ही बना लिया था। मार्क प्रोटोसेविच को स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जब स्टूडियो द सेल की उनकी स्पेक स्क्रिप्ट से प्रभावित हुआ था। प्रोटोसेविच का पहला ड्राफ्ट 2000 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसमें तैयार फिल्म के साथ कई समानताएं थीं। हालांकि डार्कसीकर्स, जिन्हें हेमोसाइट्स कहा जाता है, द ओमेगा मैन के प्राणियों की तरह सगे थे और अन्ना एक अकेली मॉर्फिन की दीवानी थी। अभिनेता टॉम क्रूज, माइकल डगलस, 18 और मेल गिब्सन 16 को फिल्म में अभिनय करने के लिए माना गया था। 18 प्रोटोसेविच द्वारा एक स्क्रिप्ट का उपयोग करके और रिडले स्कॉट के साथ निर्देशक के रूप में। हालांकि जून 1997 तक स्टूडियो की प्राथमिकता अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए थी। जुलाई में स्कॉट और श्वार्ज़नेगर ने बातचीत को अंतिम रूप दिया। 19-20 आने वाले सितंबर में उत्पादन शुरू होने वाला था। 18 लॉस एंजल्स की फिल्म की सेटिंग के लिए ह्यूस्टन का उपयोग करके। 21 स्कॉट ने प्रोटोसेविच को अपने द्वारा चुने गए पटकथा लेखक जॉन लोगन से बदल दिया, जिनके साथ उन्होंने कई अलग-अलग ड्राफ्ट पर महीनों तक गहन काम किया। आई एम लीजेंड का स्कॉट लोगान संस्करण विज्ञानफाई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का मिश्रण था। स्टूडियो को अपनी व्यावसायिक अपील और बिक्री क्षमता की कमी का डर था, इसलिए उन्होंने स्कॉट को दी गई स्वतंत्रता के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया, जो तब बॉक्स ऑफिस पर निराशाओं की नकारात्मक लकीर पर था, और प्रोडक्शन टीम से स्क्रीनप्ले में एक्शन की कमी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लेखक नील जिमेनेज द्वारा एक गूढ़ ड्राफ्ट के बाद वार्नर ब्रदर्स ने प्रोटोसेविच को प्रोजेक्ट के लिए फिर से नियुक्त किया, अनिच्छा से फिर से स्कॉट के साथ काम किया। 16 दिसंबर 1997 में इस परियोजना पर सवाल उठाया गया था जब एक बड़े बजट की फिल्म को वित्तपोषित करने में स्टूडियो की मीडिया और शेयरधारक जांच के कारण अनुमानित बजट $108 मिलियन तक बढ़ गया था। 22 स्कॉट ने फिल्म के बजट को $20 मिलियन कम करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा, लेकिन मार्च 1998 में स्टूडियो ने बजटीय चिंताओं और संभवतः स्कॉट की पिछली 3 फिल्मों 1492, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हाइट स्क्वॉल और जीआई जेन की बॉक्स ऑफिस असफलताओं के कारण परियोजना को रद्द कर दिया। 23, 24, 16 श्वार्ज़नेगर की हालिया फिल्मों इरेजर और वार्नर ब्रदर्स की अपनी बैटमैन एंड रॉबिन ने भी कम प्रदर्शन किया। 16 अगस्त 1998 में निर्देशक रॉब बोमन को इस परियोजना से जोड़ा गया। 25 प्रोटोसेविच को तीसरा नया ड्राफ्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया, जो उनके पिछले संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक एक्शन उन्मुख था, लेकिन निर्देशक, जो कथित तौर पर निकोलस केज को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चाहते थे, रेन ऑफ फायर का निर्देशन करने के लिए आगे बढ़ गए और परियोजना जमीन पर नहीं उतर पाई। 16-26
मार्च 2002 में श्वार्ज़नेगर आई एम लीजेंड के निर्माता बन गए। उन्होंने निर्देशन के लिए माइकल बे और फिल्म में अभिनय करने के लिए विल स्मिथ के साथ बातचीत शुरू की। 27 बे और स्मिथ एक नए मसौदे के आधार पर इस परियोजना के प्रति आकर्षित हुए थे जो इसके बजट को कम करेगा। 28 वार्नर ब्रदर्स के अध्यक्ष एलन एफ हॉर्न की स्क्रिप्ट के प्रति नापसंदगी के कारण परियोजना को रोक दिया गया था। 29 2004 में अकीवा गोल्डस्मैन को प्रोडक्शन के प्रमुख जेफ रॉबिनोव ने फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा। 30 सितंबर 2005 में निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने इस परियोजना को संचालित करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसका उत्पादन 2006 में शुरू होना था। गिलर्मो डेल टोरो को मूल रूप से स्मिथ द्वारा निर्देशन के लिए संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा, कुछ चीजें मुझे हमेशा उत्साहित करती है। इतना नुकसान सहना, इतने लंबे समय तक लोगों या किसी भी तरह के सामाजिक संपर्क से दूर रहना। 30 गोल्डस्मैन ने इस परियोजना को अपने हाथ में लिया क्योंकि उन्होंने दूसरे आई एम लीजेंड फिल्म रूपांतरण द ओमेगा मैन की प्रशंसा की थी। 32 उपन्यास से प्रेरित अन्य ज़ॉम्बी फिल्मों से परियोजना को दूर करने के लिए एक पुनर्लेखन किया गया था। 27 साथ ही हाल ही में रिलीज हुई 28 डेज लेटर से भी। हालांकि गोल्डस्मैन एक निर्जन न्यूयॉर्क शहर के दृश्यों को बनाने के लिए ब्रिटिश हॉरर फिल्म में एक निर्जन लंदन के दृश्यों से प्रेरित थे। 32 फिल्म की 40 पृष्ठ की दृश्य दर दृश्य रूपरेखा मई 2006 तक विकसित की गई थी। जब स्मिथ की फिल्म हैनकॉक में देरी हुई, जो 2007 के लिए निर्धारित थी, तो अभिनेता की फिल्मों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका मतलब था कि फिल्मांकन 16 सप्ताह में शुरू करना होगा। 32 स्मिथ के सुधारात्मक कौशल और लॉरेंस की विभिन्न दृश्यों को मौन रखने की प्राथमिकता के कारण पूरे फिल्मांकन के दौरान पुनर्लेखन जारी रहा। 30 निर्देशक ने जेन कैम्पियन की फिल्म द पियानो को कम आवाज में देखा था ताकि अपने नवजात बेटे को परेशान न करे और महसूस किया कि मौन बहुत प्रभावी सिनेमा हो सकता है। 33 कास्टिंग विल स्मिथ ने अप्रैल 2006 में रॉबर्ट नेविल की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। 34 उन्होंने कहा कि उन्होंने आई एम लीजेंड इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह ग्लेडिएटर या फॉरेस्ट गंप जैसी हो सकती है। ये अद्भुत, दर्शकों को प्रसन्न करने वाले तत्वों वाली फिल्में हैं, लेकिन साथ ही साथ समझौता रहित कलात्मक मूल्य भी है। इसमें मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इसमें वे संभावनाएं हैं। 32 अभिनेता ने अली 2001 में मोहम्मद अली का चित्रण करने के बाद से नेविल को अपनी सबसे कठिन अभिनय चुनौती पाया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने दम पर होते हैं तो संघर्ष को खोजना मुश्किल होता है। फिल्म का डार्क टोन और इस बात की खोज कि क्या नेविल अपने अलगाव के दौरान पागल हो गया है, का मतलब था कि स्मिथ को शॉट्स के दौरान खुद को हास्यपूर्ण दिनचर्या में पड़ने से रोकना था। 35 जॉब की पुस्तक की तरह आई एम लीजेंड भी इन सवालों का अध्ययन करता है। क्या वह आगे बढ़ने का कोई कारण खोज सकता है? क्या वह जीवन में आगे बढ़ने और आगे बढ़ने की आशा या इच्छा पा सकता है? या क्या उसके आसपास की हर चीज की मृत्यु उसके लिए आसन्न मृत्यु का कारण बनती है? 27 उन्होंने कास्ट अवे 2000 में टॉम हैंक्स के प्रदर्शन में भी प्रभाव का हवाला दिया। 32 एबी और कोना दोनों 3 वर्षीय जर्मन शेफर्ड कुत्ते नेविल के कुत्ते सैम की भूमिका निभाई। 37 बाकी सहायक कलाकारों में सैली रिचर्डसन, जो रॉबर्ट की पत्नी के रूप में, 38 और एलिस ब्रागा अन्ना नामक एक उत्तरजीवी के रूप में है। 38 विलो स्मिथ विल स्मिथ की बेटी मार्ले नेविल की बेटी के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत करती है। 39 एम्मा थॉम्पसन की डॉ एलिस क्रिपिन के रूप में एक अप्रकाशित भूमिका है जो टेलीविजन पर कैंसर के इलाज के बारे में बताती हुई दिखाई देती है जो वायरस में बदल जाता है। 40 गायक माइक पैटन ने संक्रमित हेमोसाइट्स की कर्कश चीखें प्रदान की और डेश मिहॉक ने संक्रमित अल्फा पुरुष के लिए चरित्र एनिमेशन प्रदान किया। बिना भूमिका वाले कई फिलर कैरेक्टर पुराने समाचार प्रसारण और फ्लैशबैक में थे। फिल्मांकन नदी पर बने एक बड़े सस्पेंशन पुल का नीचे का दृश्य जो ऊंची इमारतों से घिरे एक क्षेत्र को जोड़ता है। पृष्ठभूमि में एक और पुल और अन्य इमारतें देखी जा सकती है। ब्रुकलिन ब्रिज, जहां $5 मिलियन की लागत से एक दृश्य फिल्माया गया था। मार्सी एवेन्यू आर्मरी
अकीवा गोल्ड्समैन ने कहानी को लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क शहर ले जाने का फैसला किया ताकि उन स्थानों का लाभ उठाया जा सके जो अधिक आसानी से खालीपन दिखाएंगे। 17 गोल्ड्समैन ने समझाया, एले दोपहर 3 बजे खाली दिखता है, लेकिन न्यूयॉर्क कभी खाली नहीं होता है। यह दुनिया के हवा से उड़ाए गए खालीपन को दिखाने का एक अधिक दिलचस्प तरीका था। 35 वार्नर ब्रदर्स ने शुरू में लॉजिस्टिक्स के कारण इस विचार को खारिज कर दिया था। 30 लेकिन फ्रांसिस लॉरेंस ने लोकेशन पर शूट करने का फैसला किया ताकि फिल्म को एक प्राकृतिक अनुभव दिया जा सके जो साउंड स्टेज पर शूटिंग न करने से लाभान्वित होगा। लॉरेंस एक कैमकॉर्डर के साथ शहर गए और भीड़ से भरे क्षेत्रों को फिल्माया। फिर उन सभी लोगों को हटाने के लिए एक विशेष प्रभाव परीक्षण किया गया। परीक्षण का स्टूडियो के अधिकारियों पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। 33-30 फिल्म को मुख्य रूप से एनामॉर्फिक प्रारूप में शूट किया गया था, जिसमें फ्लैशबैक दृश्य सुपर 35 में शूट किए गए थे। 41 फिल्मांकन 23 सितंबर 2006 को शुरू हुआ। 42 विलियम्सबर्ग में मार्सी एवेन्यू आर्मरी का उपयोग नेविल के घर के अंदरूनी हिस्से के लिए किया गया था। 35 जबकि ग्रीनविच विलेज का उपयोग बाहरी हिस्से के लिए किया गया था। 27 अन्य स्थानों में निचले मैनहट्टन का ट्रिबेका खंड, विमानवाहक पोर्ट इंट्रेपिड, ब्रोंक्स में किंग्सब्रिज आर्मरी और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल शामिल है। 17 शहर को ऐसा दिखाने के लिए कि यह उनसे भर गया है, फ्लोरिडा से खरपतवार आयात किए गए थे और उन्हें स्थानों पर बिखेर दिया गया था। 30 प्रमुख सड़कों का बंद होना न्यूयॉर्क वासियों के लिए विवादास्पद था। विल स्मिथ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्द ही न्यूयॉर्क में ऐसा करने में सक्षम होगा। लोग खुश नहीं थे। यह मेरे करियर में अब तक की सबसे अधिक मिडिल फिंगर्स है। 27 जनवरी में लगातार 6 रातों तक ब्रुकलिन ब्रिज पर एक ब्रिज सीन फिल्माया गया था ताकि फ्लैशबैक सीन के रूप में काम किया जा सके जिसमें न्यूयॉर्क के नागरिक शहर को खाली कर रहे थे। इस दृश्य की शूटिंग में फिल्म के कथित $150 मिलियन बजट में से $5 मिलियन खर्च हुए, जो संभवतः शहर में अब तक का सबसे महंगा शूट था। इस दृश्य को, जिसे 14 सरकारी एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करना था, इसमें 250 चालक दल के सदस्य और 1000 अतिरिक्त लोग शामिल थे, जिनमें 160 नेशनल गार्ड के सदस्य भी शामिल थे। 6-7-43 इसके अलावा कई हमवी, 3 स्ट्राइकर, एक 110 फुट 34 मीटर कटर, एक 41 फुट 12 मीटर यूटिलिटी बोट और 2 25 फुट 7.6 मीटर रिस्पॉन्स बोट, छोटे शिल्प, साथ ही टैक्सियों, पुलिस कारों, दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन मौजूद थे। 6 फिल्मांकन 31 मार्च 2007 को संपन्न हुआ। 42 कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) का उपयोग ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज के मुख्य हिस्सों को ढहते हुए दिखाने के लिए किया गया था, क्योंकि पास से गुजरने वाले सैन्य जेट से आने वाली मिसाइलों ने मैनहट्टन द्वीप को अलग-थलग करने के लिए उन्हें उड़ा दिया था। फिल्मांकन के एक हफ्ते बाद लॉरेंस को लगा कि संक्रमित, स्क्रिप्ट में डार्क सीकर्स या हेमोसाइट्स के रूप में संदर्भित, जिन्हें प्रोस्थेटिक्स पहने अभिनेताओं द्वारा चित्रित किया जा रहा था, वे विश्वसनीय नहीं थे। CGI का उपयोग करने के उनके निर्णय के परिणामस्वरूप बजट में वृद्धि हुई और पोस्ट प्रोडक्शन का विस्तार हुआ, हालांकि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छे नहीं रहे। 46-47 संक्रमितों के पीछे की अवधारणा यह थी कि उनकी अधिवृक्क ग्रंथियां हर समय खुली रहती है, और लॉरेंस ने समझाया, उन्हें अपने अभिनय में एक ऐसी उन्मुक्तता की आवश्यकता थी जो आप लोगों से आधी रात को नंगे पांव नहीं प्राप्त कर सकते, और उनका चयापचय वास्तव में बहुत तेज होता है, इसलिए वे लगातार हाइपरवेंटिलेटिंग करते रहते हैं, जो आप अभिनेताओं को लंबे समय तक नहीं करवा सकते, अन्यथा वे बेहोश हो जाएंगे। फ्रांसिस लॉरेंस 30 मोशन कैप्चर प्रदान करने के लिए अभिनेता सेट पर बने रहे। 35-48 फिल्म के निर्माता और साउंड लोग चाहते थे कि फिल्म में जीव कुछ हद तक मानवीय लगे, लेकिन मानक नहीं, इसलिए फेथ नो मोर के प्रमुख गायक माइक पैटन को संक्रमितों की चीखें प्रदान करने के लिए लगाया गया था। 49 इसके अलावा फिल्म में शेरों और हिरनों के लिए और न्यूयॉर्क के दृश्यों में पैदल चलने वालों को मिटाने के लिए CGI का इस्तेमाल किया गया था। खिड़कियों में दिखाई देने वाले कर्मचारी, दर्शक और दूर से चलती कारें सभी को हटा दिया गया था। खाली न्यूयॉर्क की अपनी कल्पना में लॉरेंस ने जॉन फोर्ड को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया।
हम ऐसी सर्वनाशकारी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जिसमें परिदृश्य सर्वनाशकारी लगे। फिल्म का अधिकांश भाग एक खूबसूरत दिन पर आधारित है। अंधेरे और डरावने के विपरीत खाली शहर में कुछ जादुई है, जो कि आदर्श था जिसे कलाकार और क्रू चाहते थे। आई एम लीजेंड का साउंड ट्रैक 15 जनवरी 2008 को रिकॉर्ड लेबल वारिस सरबांडे के तहत रिलीज किया गया था। संगीत जेम्स न्यूटन हॉवर्ड द्वारा रचित था। फिल्म में बॉब मार्ले के गाने रिडेम्पशन सॉन्ग, थ्री लिटिल बर्ड्स, बफेलो सोल्जर और स्टिर इट अप भी शामिल है। फिल्म में मार्ले की भी चर्चा की गई है और नेविल की बेटी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 50-51 रिलीज नाट्य आई एम लीजेंड को मूल रूप से 21 नवंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया जाना था, 52, लेकिन इसे 14 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। 53 यह फिल्म 26 दिसंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम, चैवन और आयरलैंड में रिलीज हुई, जबकि मूल रूप से इसे 4 जनवरी 2008 को रिलीज किया जाना था। 35 दिसंबर 2007 में चीन ने अस्थायी रूप से देश में सभी अमेरिकी फिल्मों की रिलीज को निलंबित कर दिया। 55 जिसके कारण माना जाता है कि आई एम लीजेंड की रिलीज में देरी हुई। विल स्मिथ ने रिलीज की तारीख सुनिश्चित करने के बारे में चाइना फिल्म ग्रुप के चेयरमैन से बात की, बाद में बताया, हमने इसे काम करने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन केवल एक निश्चित मात्रा में विदेशी फिल्मों को ही अनुमति दी जाती है। 36 प्रीमियर टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन में आयोजित किए गए थे। लीसेस्टर स्क्वायर में लंदन के प्रीमियर में ब्रिटिश कॉमेडियन और अभिनेता नेक डुप्री को रेड कारपेट पर धक्का देकर और आई एम ने गेंद चिल्लाते हुए दौड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया था। 56 यह स्टंट कॉमेडी गेम शो बॉल्स ऑफ स्टील के उनके नेग्स अर्बन स्पोर्ट्स सेक्शन का हिस्सा था। विपणन फिल्म का टीजर ट्रेलर हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की स्क्रीनिंग से जुड़ा था और डीसी कॉमिक्स और वर्टिगो कॉमिक्स से एक टाई इन कॉमिक बनाया गया था, आई एम लीजेंड अवेकनिंग। 57 इस परियोजना ने बिल सिएनक्यूविक्स, पटकथा लेखक मार्क प्रोटोसेविच और लेखक ऑर्सन स्कॉट कार्ड के सहयोग को आकर्षित किया। मूल पुस्तक के लेखक रिचर्ड क्रिश्चियन मैथेसन के बेटे ने भी इस परियोजना में सहयोग किया। यह परियोजना कॉमिक से एक ऑनलाइन प्रारूप में आगे बढ़ी जिसमें एनिमेटेड फीचर ब्रोकन सेंस की टीम द्वारा बनाए गए आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाए गए। 58 अक्टूबर 2007 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने इलेक्ट्रिक शीप कंपनी के साथ मिलकर वर्चुअल दुनिया सेकंड लाइफ में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम आई एम लीजेंड सर्वाइवल लॉन्च किया। यह गेम किसी फिल्म रिलीज के समर्थन में वर्चुअल दुनिया में लॉन्च किया गया सबसे बड़ा गेम था, जिसमें लोगों को न्यूयॉर्क शहर के 60 एकड़ 2,40,000 मीटर 2 में संक्रमित या असंक्रमित के रूप में एक दूसरे के खिलाफ खेलने की अनुमति दी गई थी। 59 स्टूडियो ने एक वेबसाइट विकसित करने के लिए विज्ञापन एजेंसी क्रू क्रिएटिव को भी काम पर रखा था, जो विशेष रूप से आईफोन पर देखने योग्य थी। 60 होम मीडिया फिल्म को 18 मार्च 2008 को 2 संस्करणों में डीवीडी पर रिलीज किया गया था। एक डिस्क रिलीज जिसमें 4 एनिमेटेड कॉमिक्स, डेथ एज ए गिफ्ट, आइसोलेशन, सैक्रिफिसिंग द फ्यू फॉर द मेनी और शेल्टर के साथ फिल्म शामिल है, और अन्य डीवीडी रोम सुविधाएं, और एक 2 डिस्क विशेष संस्करण जिसमें ये सभी अतिरिक्त शामिल है। फिल्म का एक वैकल्पिक नाट्य संस्करण जिसका अंत उपन्यास के करीब है, 9 और फिल्म की एक डिजिटल कॉपी। 61 हाई डेफिनेशन एंड पर फिल्म को डीवीडी रिलीज के साथ ब्लूरे डिस्क फॉर्मेट और एचडी डीवीडी फॉर्मेट पर रिलीज किया गया है। एचडी डीवीडी संस्करण बाद में 8 अप्रैल 2008 को रिलीज किया गया। 62 दोनों एचडी रिलीज में 2 डिस्क डीवीडी संस्करण में उपलब्ध सभी सुविधाएं शामिल है। 62 9 दिसंबर 2008 को एक 3 डिस्क अल्टीमेट कलेक्टर संस्करण भी रिलीज किया गया था। 63 फिल्म ने 7.04 मिलियन डीवीडी बेची है और $126.2 मिलियन का राजस्व अर्जित किया है, जिससे यह 2008 की छठी सबसे अधिक बिकने वाली डीवीडी बन गई है। 64 हालांकि वार्नर ब्रदर्स कथित तौर पर डीवीडी बाजार पर फिल्म के प्रदर्शन से थोड़ा निराश थे। 63 स्वागत बॉक्स ऑफिस आई एम लीजेंड ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $77.2 मिलियन का संग्रह किया,
जो एल्विन और चिपमंक्स से ऊपर बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रहा। 66 इसने दिसंबर के सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड के मामले में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग को पीछे छोड़ दिया। 67 उस रिकॉर्ड को 5 साल बाद 2012 में द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी ने तोड़ दिया। 68 फिल्म ने घरेलू स्तर पर $256 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $329 मिलियन की कमाई की, जिससे कुल कमाई $585.4 मिलियन हो गई। 3 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर 217 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 68% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.34/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, आई एम लीजेंड संदिग्ध विशेष प्रभावों पर काबू पाती है और विल स्मिथ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के बल पर काफी हद तक सफल होती है। 69 मेटाक्रिटिक पर 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 65 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 70 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 71 एओ स्कॉट ने लिखा कि विल स्मिथ ने सुंदर और सहज प्रदर्शन दिया और तीसरे अधिनियम के पतन पर भी ध्यान दिया। उन्हें लगा कि फिल्म मानव सभ्यता के पतन और दृढ़ता के बारे में कुछ बहुत गहरे सवालों पर विचार करती है। 72 स्लेट के डाना स्टीवंस ने लिखा कि फिल्म ने घंटे भर के आसपास अपना रास्ता खो दिया, यह देखते हुए कि संक्रमित लोग उतने डरावने नहीं हैं। 40 एनपीआर के आलोचक बॉब मोंडेलो ने वैश्विक आतंकवाद से संबंधित फिल्म के सबटेक्स्ट पर ध्यान दिया और कहा कि इस पहलू ने फिल्म को विषय के अन्य अधिक प्रत्यक्ष सिनेमाई अन्वेषणों के साथ पूरी तरह से फिट किया। 73 रिचर्ड रोपर ने टेलीविजन कार्यक्रम एट द मूवीज विद एबर्ट एंड रोपर पर फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की, विल स्मिथ की प्राइम फॉर्म के रूप में सराहना की, यह भी कहा कि कुछ अद्भुत दृश्य है और यह एक एक्शन फिल्म के लिए एक बहुत ही भारी पटकथा थी। 74 शिकागो सन-टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, इसकी सेटिंग को देखते हुए आई एम लीजेंड हमें डॉ नेविल और जीवित रहने के उनके अभियान से जोड़ने के लिए अच्छी तरह से निर्मित है। 75 मैथेसन के उपन्यास से अलग होने के लिए फिल्म की आलोचना की गई है, खासकर एक विशेष रूप से ईसाई विषय के चित्रण में। 76 नकारात्मक आलोचना का अधिकांश हिस्सा फिल्म के तीसरे भाग से संबंधित था। 46 47 77 कुछ आलोचकों ने डीवीडी रिलीज में वैकल्पिक अंत का समर्थन किया। 9 अन्य प्रतिक्रिया। पॉपुलर मैकेनिक्स ने 14 दिसंबर 2007 को एक लेख प्रकाशित किया, 78 जिसमें फिल्म द्वारा उठाए गए कुछ वैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित किया गया। शहरी संरचनाओं, बुनियादी ढांचे और जीवजंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व में गिरावट की दर। फिल्म में दिखाए गए अनुसार रेट्रोवायरस के अनियंत्रित रूप से फैलने की संभावना। फिल्म में दिखाया गया खसरा वायरस रेट्रोवायरस नहीं है, बल्कि वास्तव में पैरामाइक्सोवायरस परिवार का एक हिस्सा है। ब्रुकलिन ब्रिज के विनाश की प्रक्रिया। पत्रिका ने द वर्ल्ड विदाउट अस के लेखक एलन वीसमैन, वायरोलॉजिस्ट डब्ल्यू. इयान लिप्किन, एम.डी. और मिशेल ब्रूनो, पी.एच.डी. से प्रतिक्रियाएं मांगी तथा उनकी भविष्यवाणियों की तुलना फिल्म के चित्रण से की। लेख में वायरस के उत्परिवर्तन और चिकित्सा परिणामों के बारे में सबसे अधिक प्रश्न उठाए गए तथा बताया गया कि ब्रुकलिन ब्रिज जैसा सस्पेंशन ब्रिज केवल अपने मध्य भाग को खोने के बजाय पूरी तरह से ढह जाएगा। गैसोलीन चालित जनरेटर का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने की नेविल की विधि सबसे विश्वसनीय लगी। कहानी का यह हिस्सा संभव है, यदि पूरी तरह से संभावित नहीं है, पॉपुलर मैकेनिक्स के संपादक रॉय बेरेंडसन कहते हैं। मार्क्सवादी दार्शनिक स्लावोज जिजेक ने फिल्म की राजनीतिक आलोचना की। उनके अनुसार यह उपन्यास का सबसे प्रतिगामी रूपांतरण है। उन्होंने कहा कि जबकि मूल उपन्यास में एक प्रगतिशील बहुसांस्कृतिक संदेश था, जहां नेविल नए प्राणियों के लिए एक किंवदंती बन जाता है और बाद में उनके द्वारा मारा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पिशाच मनुष्यों के लिए किंवदंतियां थीं। 2007 की फिल्म डार्क सीकर्स के लिए एक इलाज ढूंढती है और इसे दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से एक उत्तरजीवी द्वारा वितरित किया जाता है। जिजेक के लिए यह मूल संदेश को याद करता है और खुले तौर पर धार्मिक कट्टरवाद का विकल्प चुनता है।
आई.एम. लीजेंड ने विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स के लिए 4 नामांकन अर्जित किए। 80 और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में स्टंट एंसेम्बल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी नामांकित किया गया। 81 इमेज अवार्ड्स में उत्कृष्ट फिल्म और अभिनेता, 82 और सैटेलाइट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। जून 2008 में विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न अवार्ड जीता। 83 विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड्स भी जीते। 84 सीक्वल। निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने 2008 में कहा था कि एक प्रीक्वल होगा और विल स्मिथ अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। फिल्म का कथानक यह बताएगा कि संक्रमित लोगों के न्यूयॉर्क पर कब्जा करने से पहले नेविल के साथ क्या हुआ था। DB वीस को स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जबकि लॉरेंस एक पर्याप्त दिलचस्प कहानी पर निर्देशक के रूप में वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। बाद में स्मिथ ने इस आधार पर चर्चा की, जिसमें उनका किरदार और एक टीम न्यूयॉर्क शहर से वाशिंगटन, DC तक जाएगी, क्योंकि वे वायरस से संक्रमित लोगों के खिलाफ अपना अंतिम मोर्चा संभालेंगे। 85 फिल्म फिर से अकेले होने के आधार का पता लगाएगी। लॉरेंस ने कहा, मुश्किल बात यह है कि हम इसे फिर से और एक अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। 86 मई 2011 में लॉरेंस ने कहा कि प्रीक्वल अब विकास में नहीं था, यह कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है। 87 2012 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि स्मिथ को उनकी भूमिका को फिर से निभाने के इरादे से एक और किस्त का निर्माण करने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। 88 अप्रैल 2014 में स्टूडियो ने ए गार्डन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नामक एक स्क्रिप्ट हासिल की, जिसे द सर्चर्स के बाद के सर्वनाशकारी रूपांतर के रूप में वर्णित किया गया। स्टूडियो के अधिकारियों को पटकथा में आई.एम. लीजेंड से इतनी समानताएं मिली कि उन्होंने लेखक गैरी ग्राहम से इसे फिर से लिखवाया ताकि यह कहानी के रीबूट के रूप में काम कर सके, नई फिल्म के साथ एक फ्रेंचाइजी बनाने की उम्मीद में। 2014 तक स्मिथ, जो सीक्वल में दिखाई देने की अनिच्छा के लिए जाने जाते हैं, ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी कि वह दिखाई देंगे या नहीं। 89 4 मार्च 2022 को आधिकारिक तौर पर एक सीक्वल की घोषणा की गई, जिसमें विल स्मिथ अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे और माइकल बी. जॉर्डन मुख्य भूमिका में होंगे और दोनों ही इसका निर्माण करेंगे। अकीवा गोल्ड्समैन भी पटकथा लिखने के लिए वापस आएंगे। फिल्म मूल के बजाय वैकल्पिक अंत का अनुसरण करेगी। 90, 91, 15, 92 ग्रंथ सूची। आई.एम. लीजेंड, रिचर्ड मैथेसन, टोर बुक्स, पुनर्प्रकाशित संस्करण, 30 अक्टूबर 2007, ISBN 0765318741। यह भी देखें। उत्तरजीविता फिल्म, शैली के बारे में जानकारी, उसमें शामिल फीचर फिल्मों की सूची सहित। मेडिकल फिक्शन फिल्म, आपदा पर फिल्म। फ्रांसिस लॉरेंस, जन्म 26 मार्च 1971, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्माता है। संगीत, वीडियो और विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद लॉरेंस ने सुपरहीरो थ्रिलर कॉन्स्टेंटाइन 2005 के साथ अपनी फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत की और उसके बाद से पोस्ट-एपोकैलिक हॉरर फिल्म आई.एम. लीजेंड 2007, रोमांटिक ड्रामा वाटर फॉर एलिफेंट्स 2011, द हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की 5 फिल्मों में से 4 और जासूसी थ्रिलर रेड स्पैरो 2018 का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस का जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में अमेरिकी माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थरिज में पढ़ाते थे और उनकी मां उनके गृहनगर में स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी में प्रौद्योगिकी की उपाध्यक्ष है। 3 वह 4 साल की उम्र में लॉस एंजल्स चले गए। लॉरेंस ने लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले एलन मोयल द्वारा निर्देशित फीचर पंप अप द वॉल्यूम पर दूसरे सहायक कैमरा के रूप में काम किया। कैरियर। उन्होंने 1993 में एंटोन वासिल द्वारा निर्देशित फीचर मार्चिंग आउट ऑफ टाइम में पहले सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। लॉरेंस ने फिर अपने पूर्व सहपाठी माइकल जेसन रोसेन के साथ मिलकर संगीत वीडियो का सहनिर्देशन किया। लॉरेंस ने सेंट जोस बैंड ए वेस्टर्न फ्रंट के लिए अपने पहले संगीत वीडियो का निर्देशन किया। रोसेन और लॉरेंस ने जेफरी माइकल कटर,
एक अन्य पूर्व सहपाठी के साथ मिलकर कुल $3,000 में 2 वीडियो बनाए। लॉरेंस, रोसेन और कटर ने एटिको रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष और टाइडल फोर्स ड्रमर माइकल ब्लेकी के लिए उस बैंड के एकल ए मैन राइड्स थ्रू के लिए एक वीडियो भी बनाया। जल्द ही, लॉरेंस अपनी मूल और कल्पनाशील संगीत वीडियो स्क्रिप्ट और दृश्य निर्देशन शैली के लिए जाने जाने लगे। वह अंततः एक प्रमुख नई प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गए और संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में उनके सफल करियर में रिहाना, ग्रीन डे, ब्रिटनी स्पीयर्स, ब्लैक आइड पीज, जेजेड, मेलानी सी, एवरिल लेविग्ने, एरोस्मिथ, जेनेट जैक्सन, जेनिफर लोपेज, लेडी गागा, फास्टबॉल, लिसा मैरी प्रेस्ली, डेस्टिनीज चाइल्ड, गार्बेज, ग्वेन स्टेफनी, शकीरा, पिंक, नेली फुर्टाडो, एन वोग, मोनिका, मिस्सी इलियट, जस्टिन टिम्बरलेक और बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे सितारों के साथ काम करना शामिल है। 2002 में उन्होंने शकीरा के सुएर्टे संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु संगीत वीडियो के लिए लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीता। 4 उन्होंने कोका कोला, लोरियल, केल्विन क्लेन, पेप्सी कोला, मेबेलिन, किड्स फुटलॉकर, बकार्डी, मैकडॉनल्ड्स, जीएपी, बड लाइट, कवरगर्ल, ओल्डस मोबाइल और डिज्नीलैंड जैसे ग्राहकों के लिए कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है। 2005 में उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत कॉन्स्टेंटाइन थी, जो हेलब्लेजर कॉमिक बुक पर आधारित थी, जिसमें कीनू रीव्स ने अभिनय किया था। 2007 में उन्होंने विल स्मिथ के साथ आई एम लीजेंड, रिचर्ड मैथेसन के उपन्यास पर आधारित का निर्देशन किया। 2011 में उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स का निर्देशन किया। 2012 में लॉरेंस ने फॉक्स पैरानॉर्मल सीरीज टच के पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 5 वह वर्तमान में डीएनए इंक के साथ अनुबंधित है। 2011 में उन्होंने लेडी गागा के बैड रोमांस संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो लघु रूप के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। अप्रैल 2012 में लायंसगेट ने घोषणा की कि लॉरेंस को उपन्यास कैचिंग फायर के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 6-7 पुस्तक और फिल्म जेनिफर लॉरेंस, कोई संबंध नहीं, अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट द हंगर गेम्स की अगली कड़ी थी। द हंगर गेम्स के इस फिल्म रूपांतरण का निर्देशन गैरी रॉस ने किया था और दोनों उपन्यास सुदैन कोलिंस द्वारा लिखे गए थे। लॉरेंस को आधिकारिक तौर पर 3 मई 2012 को फिल्म के निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई थी। वह श्रृंखला के 2 अंतिम भागों द हंगर गेम्स, मोकिंगजे भाग 1, 2014 और भाग 2, 2015 का निर्देशन करने के लिए लौटे। 9 लॉरेंस वर्तमान में चक पलाहनीक के उपन्यास सर्वाइवर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं। लॉरेंस ने जेसन मैथ्यूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित रेड स्पैरो का निर्देशन किया और इसमें द हंगर गेम स्टार जेनिफर लॉरेंस और जोएल एजर्टन ने अभिनय किया। यह फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। लॉरेंस ने अप्रैल 2020 में मूल लेखक सुदैन कोलिंस के हंगर गेम्स प्रीक्वल उपन्यास के रूपांतरण द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज हुई। 10-11-12 मार्च 2021 में उनकी अबाउट ब्लैंक प्रोडक्शन कंपनी ने न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स के साथ एक सौदा किया। 13 उनका पहला प्रोजेक्ट फिलिप के डिक के उपन्यास वल्कन हैमर का रूपांतरण होगा, जिसकी घोषणा नवंबर 2021 में की जाएगी। 14 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि लॉरेंस केविन जे एंडरसन और स्टीवन एल सीयर्स के स्टालैगेक्स के फीचर रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसे जॉय विल्किंसन द्वारा लिखा जाएगा। 15 अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि लॉरेंस एप्पल टीवी प्लस के लिए चीफ ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक होंगे। 16 अगस्त 2022 में द रैप ने बताया कि लॉरेंस ने 2 के गेम्स फ्रैंचाइजी से प्रेरित बायोशॉक के एक रूपांतरण को निर्देश। अकीवा गोल्ड्समैन, जन्म 7 जुलाई 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्हें मोशन पिक्चर्स और लोकप्रिय उपन्यासों के रूपांतरण बनाने के लिए जाना जाता है। एक पटकथा लेखक के रूप में गोल्ड्समैन की फिल्मोग्राफी में द क्लाइंट, बैटमैन फॉरएवर और इसका सीक्वल बैटमैन एंड रॉबिन, आई रोबोट, आई एम लीजेंड, सिंड्रेला मैन और कई पुनर्लेखन शामिल है, जिन्हें श्रेय दिया गया है और बिना श्रेय के। उन्होंने साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज फ्रिंज के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एपिसोड भी लिखे।
2002 में गोल्ड्समैन को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए ऑस्कर और 2001 की फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता। 2006 में गोल्ड्समैन ने डैन ब्राउन के उपन्यास द दा विंची कोड को हॉवर्ड की फिल्म के लिए रूपांतरित करने के लिए ए ब्यूटीफुल माइंड के निर्देशक रॉन हॉवर्ड के साथ फिर से काम किया। उन्होंने इसके 2009 के सीक्वल एंजेल्स एंड डेमन्स की पटकथा भी लिखी। गोल्ड्समैन को डीसी कॉमिक्स टीवी सीरीज टाइटन्स और पैरामाउंट प्लस सीरीज स्टार ट्रेक पिकार्ड के सहविकास के लिए भी जाना जाता है, जो स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन और स्टार ट्रेक नेमेसिस की अगली कड़ी है। वह स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स के सहनिर्माता भी है, जो स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज का प्रीक्वल है। प्रारंभिक जीवन। गोल्ड्समैन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में यहूदी माता पिता के घर हुआ था और उनका पालन पोषण ब्रुकलिन हाइट्स में हुआ था। उनके माता पिता टेव गोल्ड्समैन और मीरा रोथेनबर्ग दोनों ही क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जो भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए एक समूह गृह चलाते थे। उन्होंने ब्रुकलिन हाइट्स में ही सेंट एंड स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने कई दोस्त बनाए जिनके साथ उन्होंने बाद में मनोरंजन उद्योग में काम किया। उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्नातक कथालेखन कार्यक्रम में भाग लिया। कैरियर। गोल्ड्समैन की वार्नर ब्रदर्स में वीड रोड पिक्चर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी है। 3. उन्होंने लेखक निर्देशक पीटर बर्ग की यूनिवर्सल पिक्चर्स फीचर लोन सर्वाइवर का निर्माण किया, जो मार्कस लुट्रेल की पुस्तक लोन सर्वाइवर द आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन रेडविंग एंड द लॉस्ट हीरोज ऑफ सील टीम 10 पर आधारित है। यह 2005 के अफगानिस्तान में लुट्रेल की नेवी सील टीम की कहानी बताती है, जो एक आतंकवादी नेता को मारने के मिशन पर है। इसमें मार्क वाहलबर्ग, एमिल हिर्श, बेन फोस्टर और टेलर कित्सच ने अभिनय किया था और यह 2013 में रिलीज हुई थी। 4. गोल्ड्समैन ने अपने फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत विंटर टेल के साथ की, जो मार्क हेल्प्रिन के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है, जिसमें कॉलिन फेरेल, रसेल क्रो, जेसिका ब्राउन फाइंडले, जेनिफर कोनेली, विल स्मिथ और विलियम हर्ट ने अभिनय किया था। 5. इसे 14 फरवरी 2014 को रिलीज किया गया था। उन्होंने फ्रैंक ग्रिलो के साथ प्रमुख भूमिका में हॉरर थ्रिलर फिल्म स्टेफनी 2017-6 का भी निर्देशन किया। 7. उन्होंने 4 अगस्त 2017 को रिलीज हुई स्टीफन किंग की द डार्क टॉवर सीरीज के फिल्म रूपांतरण का सहलेखन और निर्माण किया, जो गोल्ड्समैन की एपोथोसिस के बाद की फिल्मों में से एक थी। 8. जून 2015 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने घोषणा की कि गोल्ड्समैन हैस्ब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स फ्रैंचाइजी से अलग एक मल्टीफिल्म सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए लेखकों और फिल्म निर्माताओं की एक टीम का नेतृत्व करेंगे। 2017 में उनकी वीड रोड कंपनी को पैरामाउंट के साथ अनुबंधित किया गया था। 9. गोल्ड्समैन को सितंबर 2018 में स्टार ट्रेक पिकार्ड के लिए लेखन स्टाफ में शामिल किया गया था, जो कैप्टन जीन-ल्यूक पिकार्ड के बाद के वर्षों पर केंद्रित एक श्रृंखला है। 10. 2020 में उन्हें पैरामाउंट प्लस श्रृंखला स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स के निर्माता और सहश्रोता के रूप में साइन किया गया था। फ्रीडाई। 2008 में गोल्ड्समैन फॉक्स हॉरर बटा मिस्ट्री सीरीज फ्रिंज के पहले सीजन क्रू में लेखक, निर्देशक और सलाहकार निर्माता के रूप में शामिल हुए। गोल्ड्समैन द्वारा निर्देशित और लिखा गया पहला एपिसोड बैड ड्रीम्स था। 11-12 अपने 5वें सीजन में गोल्ड्समैन सलाहकार निर्माता बने रहे। जिन एपिसोड में उन्होंने योगदान दिया उनमें शामिल है बुरे सपने 01.17, द रोड नॉट टेकन 01.19। कार्यकारी निर्माता जेफ पिंकनर और पर्यवेक्षक निर्माता जेआर ओर्सी ने गोल्ड्समैन की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया। हर चीज में एक से अधिक चीजें होती है 01.20। सहकार्यकारी निर्माता जे.एच. वायमन और पिंकनर ने गोल्ड्समैन और कार्यकारी निर्माता ब्रायन बर्क की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया। ए न्यू डे इन द ओल्ड टाउन 02.01। सहनिर्माता जे.जे. अब्राम्स द्वारा सहलिखित। पीटर 02.16। सहशो रनर जेफ पिंकनर, जे.एच. वायमन और पर्यवेक्षक निर्माता जोश सिंगर ने पिंकनर, गोल्ड्समैन, सिंगर और वायमन की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया।
ब्राउन बेट्टी 02.20 वाइमन और पिंकनर द्वारा सहलिखित। ओवर देयर भाग 1 02.22 पिंकनर और वाइमन के साथ सहलिखित। ओवर देयर भाग 2 02.23 पिंकनर और वाइमन द्वारा सहलिखित। सब्जेक्ट 13 इंच 03.15 वाइमन और पिंकनर के साथ सहलिखित। स्टोवेवे 03.17 डेनियल डिस्पेल्ट्रो ने पिंकनर, गोल्ड्समैन और वाइमन की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले लिखा। लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलेमाइड 03.19 वाइमन और पिंकनर ने वाइमन, गोल्ड्समैन और पिंकनर की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया। द डे वी डाइड 03.22 पिंकनर और वाइमन ने गोल्ड्समैन, पिंकनर और वाइमन की कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया। न तो यहाँ और नहीं वहाँ 04.01 वाइमन और पिंकनर ने एक कहानी पर आधारित एक टेलीप्ले का सहलेखन किया। सब्जेक्ट 9 इंच 04.04 वाइमन और पिंकनर द्वारा सहलिखित। मेकिंग एंजल्स 04.11 वाइमन और पिंकनर के साथ सहलिखित। नथिंग एज इट सीम्स 04.16 पिंकनर के साथ सहलिखित। लेटर्स ऑफ ट्रांजिट 04.19 वाइमन और पिंकनर द्वारा सहलिखित। ब्रेव न्यू वर्ल्ड भाग 1 04.21 वाइमन और पिंकनर द्वारा सहलिखित। ब्रेव न्यू वर्ल्ड भाग 2 04.22 वाइमन और पिंकनर के साथ सहलिखित। आई एम लीजेंड अमेरिकी लेखक रिचर्ड मैथेसन द्वारा 1954 में लिखा गया एक पोस्टेपोकैलिप्टिक हॉरर उपन्यास है जो जॉम्बी और वैम्पायर साहित्य के आधुनिक विकास और बीमारी के कारण दुनिया भर में सर्वनाश की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में प्रभावशाली था। यह उपन्यास सफल रहा और इसे द लास्ट मैन ऑन अर्थ 1964, द ओमेगा मैन 1971 और आई एम लीजेंड 2007 फिल्मों में रूपांतरित किया गया। यह जॉर्ज ए रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड 1968 के लिए भी एक प्रेरणा थी। कथानक 1976 में लॉस एंजल्स में सिमरोन स्ट्रीट पर एक सर्वनाशकारी युद्ध के बाद सेट किया गया जिसने साप्ताहिक धूल के तूफानों के साथ भूमि को तबाह कर दिया। उपन्यास रॉबर्ट नेविल के जीवन का विवरण देता है जो महामारी के प्रकोप के बाद के महीनों और अंतः वर्षों में होता है जिसने बाकी मानव आबादी को मार डाला और संक्रमित बचे लोगों को पिशाच में बदल दिया। पिशाच कथा और लोक कथाओं में उनके स्टीरियोटाइप के अनुरूप उल्लेखनीय रूप से अनुरूप है। वे रक्त चूसने वाले, गोरी त्वचा वाले और निशाचर होते हैं, हालांकि अन्यथा सामान्य मनुष्यों से अलग नहीं होते हैं। नेविल, संभवतः महामारी का एकमात्र उत्तरजीवी, रात में खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है क्योंकि पिशाचों के झुंड हिंसक रूप से उसके घर को घेर लेते हैं। वह लहसुन, दर्पण और क्रूज के पारंपरिक पिशाच विकर्षकों द्वारा और भी सुरक्षित है। दिन के दौरान पिशाच निष्क्रिय होते हैं जिससे नेविल उन्हें लकड़ी के डंडों से मारते हुए इधर-उधर चला जाता है क्योंकि वे उसकी बंदूक की गोलियों के लिए अभेद्य लगते हैं जिससे वे तुरंत तरल हो जाते हैं और आपूर्ति के लिए खोज करते हैं। कभी कभी फ्लैशबैक में यह भयावहता सामने आती है कि किस तरह इस बीमारी ने उनकी पत्नी और बेटी की जान ले ली। अत्यधिक अलगाव, अवसाद और शराब की लत से पीड़ित नेविल को पता चलता है कि पिशाचों की उत्पत्ति, व्यवहार और अजीबोगरीब विशिष्ट घृणा के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होने चाहिए। इसलिए वह धीरे धीरे अपने स्थानीय पुस्तकालय में शोध करता है और पाता है कि बीमारी की जड़ संभवतः बैक्टीरिया का एक बैसिलस स्ट्रेन है जो जीवित और मृत दोनों मरे हुए मेजबानों को संक्रमित करने में सक्षम है। माइक्रोस्कोप के साथ उनके प्रयोगों से यह भी पता चलता है कि बैक्टीरिया लहसुन और सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील है। एक आवारा बीमार कुत्ते का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद, जो केवल 1 सप्ताह के बाद मर जाता है, नेविल, दिल टूटा हुआ, अपने अध्ययन के लिए और भी अधिक जोश से खुद को समर्पित करता है। जल्द ही वह अक्षम पिशाचों पर सीधे प्रयोग करता है जो एक नए सिद्धांत की ओर ले जाता है कि पिशाच हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस के कारण दर्पण और क्रॉस से प्रभावित होते हैं जिसमें संक्रमित अब भ्रम में प्रतिक्रिया करते हैं जैसा कि उन्हें लगता है कि उन्हें इन वस्तुओं के सामने आने पर करना चाहिए। नेविल ने यह भी पता लगाया कि पिशाचों को सीधे सूर्य की रोशनी में रखने या ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाले बड़े घाव देने से बैक्टीरिया अवायवीय सहजीवी से एरोबिक परजीवी में बदल जाते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर अपने मेजबानों को तेजी से खा जाते हैं
और इस तरह उन्हें तुरंत तरलीकृत होने का आभास देते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि बैक्टीरिया लचीला बॉडी ग्लू भी बनाते हैं जो कुंद या संकीर्ण घावों को तुरंत सील कर देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिशाच बुलेट प्रूफ कैसे होते हैं। अंत में अब वह निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव में दो अलग अलग प्रतिक्रिया करने वाले प्रकार के पिशाच हैं, सचेत वे जो एक बिगड़ते संक्रमण के साथ जी रहे हैं, और मरे हुए वे जो मर चुके हैं लेकिन बैक्टीरिया द्वारा आंशिक रूप से पुनर्जीवित हो गए हैं। 3 साल बाद नेविल को अचानक दिन के उजाले में रूथ नाम की एक डरी हुई महिला दिखाई देती है। दोनों सावधानी से एक दूसरे का भरोसा जीतते हैं और एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। नेविल अपनी कुछ खोजों के बारे में बताते हैं, जिसमें उनका सिद्धांत भी शामिल है कि सालों पहले एक संक्रमित वैम्पायर चमगादड़ द्वारा काटे जाने के बाद उनमें संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। वह रूथ का परीक्षण करने की तैयारी करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह संक्रमित है या प्रतिरक्षित। अगर वह संक्रमित हुई तो उसका इलाज करने की कसम खाता है, लेकिन वह उसे बेहोश कर देती है। जब नेविल होश में आता है तो उसे उसका एक नोट मिलता है जिसमें वह कबूल करती है कि वह वास्तव में खुद एक वैम्पायर है। उसका नोट बताता है कि केवल मरे हुए वैम्पायर ही रोगात्मक रूप से हिंसक होते हैं, लेकिन वे नहीं जो उसके जैसे संक्रमण के समय जीवित थे और जो संयोगवश उत्परिवर्तन के कारण अभी भी जीवित है। इन जीवित संक्रमित लोगों ने धीरे धीरे अपनी बीमारी पर काबू पा लिया है और धीरे धीरे एक नया समाज और नई दवाइयां विकसित कर रहे हैं। रूथ स्वीकार करती है कि उसे उसके साथियों ने उस पर जासूसी करने के लिए भेजा था और वह अपने पति सहित अपने कई साथी वैम्पायरों की मौत के लिए जिम्मेदार था। फिर भी रूथ नेविल के प्रति अपनी रोमांटिक भावनाओं को दोहराती है और उसे पकड़ से बचने के लिए शहर से भाग जाने का आग्रह करती है। नेविल रूथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, यह मानते हुए कि जीवित संक्रमितों का नया समाज उसके साथ उचित व्यवहार करेगा। हालांकि उसका मन बदल जाता है जब वह उनमें से एक समूह को उसके घर के बाहर मरे हुए पिशाचों को दुष्ट उल्लास के साथ नष्ट करते देखता है। घबराहट में नेविल उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन बदले में उसे भी गोली लग जाती है और वह दब जाता है। कैद और मरते हुए वह रूथ से मिलने आता है, जो उसे बताती है कि वह नए समाज की एक वरिष्ठ सदस्य है, लेकिन अन्य लोगों के विपरीत जो उसे एक हत्यारा मानते हैं, वह उससे नाराज नहीं होती है। वह नेविल की फांसी की सार्वजनिक आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन दया के कारण उसे तेजी से काम करने वाली आत्महत्या की गोलियों का एक पैकेट देती है। नेविल अपने भाग्य को स्वीकार करता है और रूथ से कहता है कि वह इस समाज को बहुत हृदयहीन न होने दे। उसे एहसास होता है कि वह पुरानी मानवता का अवशेष अब संक्रमण से पैदा हुई नई जाति के लिए एक किंवदंती है। वह स्वीकार करता है कि उसे मारने की उनकी इच्छा उसके इतने सारे प्रियजनों को मारने के बाद ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह निंदा कर सके। जैसे जैसे गोलियां असर करती है, वह इस विचार से खुश होता है कि वह उनका नया अंधविश्वास और किंवदंती बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी पिशाच इंसानों के लिए थे। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जैसा कि इन सर्च ऑफ वंडर 1956 में बताया गया है, डेमन नाइट ने लिखा, पुस्तक अच्छे विचारों से भरी हुई है जिनमें से हर एक को तुरंत ही छोड़ दिया जाता है और नजरों से ओझल कर दिया जाता है। पात्र बच्चों के बनाए चित्र है जो लेखक की तरह ही खाली आंखों और भावहीनता से भरे है। कथानक लंगड़ाता है। फिर भी कहानी ड्रैकुला की परंपरा में एक सराहनीय छोटी रचना हो सकती थी अगर लेखक या किसी और ने इसे साल के सबसे बचकाने वैज्ञानिक तर्कों के साथ जोड़ने पर जोर न दिया होता। गैलेक्सी समीक्षक ग्रॉफ कोनक्लिन ने लीजेंड का वर्णन इस प्रकार किया, एक अजीब और बल्कि धीमी गति से चलने वाला पहला उपन्यास, एक भयानक, हिंसक, कभी कभी रोमांचक लेकिन अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण दौरा। ग्रॉफ कोनक्लिन 3। एंथनी बाउचर ने उपन्यास की प्रशंसा की। मैथेसन ने लास्ट मैन थीम पर एक नया संस्करण जोड़ा है और कहानी कहने की एक सशक्त शैली द्वारा अपने आविष्कार को जबरदस्त ताकत दी है जो सर्वश्रेष्ठ कठोर अपराध उपन्यासों से ली गई है। एंथनी बाउचर 4। इंटरनेशनल राइटर्स मैगजीन बुक रिव्यू से डैन श्नाइडर ने लिखा,
इसमें पिशाच होने के बावजूद उपन्यास पिशाचों पर आधारित उपन्यास नहीं है, नहीं यह हॉरर या विज्ञान कथा उपन्यास है सबसे गहरे अर्थों में। इसके बजाय यह शायद मानवीय अकेलेपन पर लिखा गया सबसे बड़ा उपन्यास है। इस मामले में यह डैनियल डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो से कहीं आगे निकल गया है। मनुष्य होने के बारे में इसकी अंतर्दृष्टि शैली से कहीं आगे जाती है, और यह और भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि उनकी लघु कथाएं पढ़ने के बाद जो सक्षम लेकिन सरल से लेकर क्लासिक ट्वाइलाइट जोन ट्विस्ट तक है, वे मूल टीवी श्रृंखला में एक प्रमुख योगदानकर्ता थे। उन लघु कथाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्तित्ववादी उत्कृष्ट कृति आई एम लीजेंड की सर्वोच्च महिमा का संकेत देता हो। डैन श्नाइडर 2005 2012 में हॉरर राइटर्स एसोसिएशन ने आई एम लीजेंड को सदी का विशेष वैम्पायर उपन्यास पुरस्कार दिया। 6. प्रभाव। मैथेसन और इस शैली के अन्य लोगों पर एक बड़ा प्रभाव मैरी शेली के उपन्यास द लास्ट मैन का है, जो एक प्रतिरक्षित व्यक्ति के प्लेग से ग्रस्त दुनिया में जीवित रहने के बारे में है। हालांकि मैथेसन ने अपने उपन्यास में हमलावरों को पिशाच कहा है और उनकी स्थिति रक्त में बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है और लहसुन बैक्टीरिया के इस प्रकार के लिए एक प्रतिकारक है, लेकिन उनमें जॉन विलियम पोलिडोरी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विकसित पिशाचों से बहुत कम समानता है जो सीधे गॉथिक कथा परंपरा से निकले थे। उद्धरण वाचित। आई एम लीजेंड में जॉम्बी पिशाचों के साथ अधिक समानताएं साझा करते हैं और उपन्यास ने जोम्बी शैली को प्रभावित किया और दुनिया भर में जोम्बी सर्वनाश की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। 7. हालांकि यह विचार अब आम हो गया है, लेकिन पिशाचवाद या जॉम्बी की वैज्ञानिक उत्पत्ति लिखे जाने के समय काफी मौलिक थी। 8. क्लासेन के अनुसार आई एम लीजेंड एक बेचैन सांस्कृतिक माहौल में काम करने वाले एक बेचैन कलात्मक दिमाग की उपज है। हालांकि यह एक पुराने आदर्श पिशाच पर एक चंचल दृष्टिकोण भी है। पाठक को नेविल द्वारा ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला को पढ़ने और उसे नीचा दिखाने का भी अनुभव मिलता है। मैथेसन पिशाच मिथक को तर्कसंगत या स्वाभाविक बनाने के लिए बहुत आगे तक जाते हैं, राक्षस को लोककथाओं और विक्टोरियन अलौकिकता के दूसरे दुनिया के क्षेत्रों से चिकित्सा जांच और तर्कसंगत कारणता की परख नली में प्रत्यारोपित करते हैं। आई एम लीजेंड के साथ मैथेसन ने पिशाचवाद के रोगाणु सिद्धांत की स्थापना की, जो पुराने आदर्श पर एक दृष्टिकोण है जिसे बाद में अन्य लेखकों, विशेष रूप से 1992 में चिल्ड्रन ऑफ द नाइट में डैन सिमंस द्वारा निपटाया गया है। मैथियास क्लासेन 9। हालांकि इसे पहला आधुनिक पिशाच उपन्यास कहा जाता है, लेकिन सामाजिक विषय के उपन्यास के रूप में आई एम लीजेंड ने निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो के माध्यम से सिनेमाई जोम्बी शैली पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जिन्होंने इसके प्रभाव और इसके मूल सिनेमाई रूपांतरण द लास्ट मैन ऑन अर्थ 1964 को अपनी सेमिनल फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड 1968 पर स्वीकार किया। 10, 7, 11, 12, 13 नाइट ऑफ द लिविंग डेड के निर्माण पर चर्चा करते हुए रोमेरो ने कहा, मैंने एक लघु कहानी लिखी थी जो मूलतः मैंने रिचर्ड मैथेसन के उपन्यास आई एम लीजेंड से ली थी। जॉर्ज रोमेरो 14। इसके अलावा फिल्म समीक्षकों ने नाइट ऑफ द लिविंग डेड 1968 और द लास्ट मैन ऑन अर्थ 1964 के बीच समानताएं देखी है। 15 स्टीफन किंग ने कहा, आई एम लीजेंड जैसी किताबें मेरे लिए प्रेरणा थी। 16 फिल्म आलोचकों ने उल्लेख किया कि ब्रिटिश फिल्म 28 डेज लेटर 2002 और इसकी अगली कड़ी 28 वीक्स लेटर दोनों में ग्रेट ब्रिटेन में रेबीज प्रकार के प्लेग को दिखाया गया है, जो आई एम लीजेंड के समान है। 17 1997 के कंप्यूटर गेम फॉलआउट के निर्माता, प्रमुख प्रोग्रामर और मुख्य डिजाइनरों में से एक टिम केन ने गेम पर प्रभाव के रूप में आई एम लीजेंड और फिल्म द ओमेगा मैन का हवाला दिया। यह पुस्तक इस बारे में थी कि कैसे एक व्यक्ति यह सोचकर खुद को संभाल सकता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित व्यक्ति है। यही कारण है कि फॉलआउट 1 में जब आपको वॉल्ट छोड़ने के लिए वोट दिया जाता है तो हम वास्तव में अलगाववाद की भावना चाहते थे। यह भावना, आप यहाँ बंजर भूमि पर एकमात्र व्यक्ति है जो उद्धरण एक सामान्य व्यक्ति है, और हम चाहते थे कि आप उस तरह से विशेष महसूस करें। 18
डॉक्टर हू एपिसोड एसाइलम ऑफ द डेलक्स में ओस्विन ओसवाल्ड को नेविल के समान ही उपन्यास के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है, जिसमें ओस्विन और नेविल दोनों ही सुरक्षा की जांच करते हैं, दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तथा बाहर के दुश्मनों की आवाज को दबाने के लिए संगीत की आवाज को तेज कर देते हैं। ओस्विन के लिए डेलक्स, नेविल के लिए पिशाच। अनुकूलन। कॉमिक्स। इस पुस्तक को स्टीव नाइल्स और एलमन ब्राउन द्वारा रिचर्ड मैथेसन की आई एम लीजेंड नामक कॉमिक बुक मिनी सीरीज में भी रूपांतरित किया गया है। इसे 1991 में एक्लिप्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और IDW पब्लिशिंग द्वारा ट्रेड पेपरबैक में संग्रहित किया गया था। 1920 एक असंबंधित फिल्म टाइन को 2007 में वन शॉट आई एम लीजेंड अवेकनिंग के रूप में रिलीज किया गया था, जिसे वर्टिगो द्वारा सैन डिएगो कॉमिक कॉन विशेष में प्रकाशित किया गया था। 21 ऑडियो बुक। एंगस मैकिनेस द्वारा प्रस्तुत उपन्यास का 9 भाग का संक्षिप्त पाठ मूल रूप से जनवरी 2006 में BBC रेडियो 7 पर प्रसारित किया गया था, 22 और जनवरी 2018 में दोहराया गया। फिल्में। आई एम लीजेंड को 3 बार फीचर लेंथ फिल्म में रूपांतरित किया गया है, साथ ही आई एम ओमेगा नामक एक डायरेक्ट टू वीडियो फीचर फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है। पुस्तक से अलग, उनमें से प्रत्येक नेविल चरित्र को एक कुशल वैज्ञानिक के रूप में चित्रित करता है। तीनों रूपांतरणों में उसे एक उपाय खोजते और उसे आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है। उपन्यास से रूपांतरण इस मायने में अलग है कि इसमें घटनाएं आपदा के 3 साल बाद की है, न कि 3 साल के अंतराल में। साथ ही रूपांतरण निकट भविष्य में फिल्म की रिलीज के कुछ साल बाद की घटनाओं में सेट किए गए हैं, जबकि उपन्यास अपनी प्रकाशन तिथि के 20 साल बाद की घटनाओं में सेट किया गया है। 1964 में विंसेंट प्राइस ने द लास्ट मैन ऑन अर्थ में डॉ रॉबर्ट मॉर्गन नेविल के बजाय की भूमिका निभाई। इस इतालवी प्रोडक्शन का मूल शीर्षक एल'ल्टिमो उओमो डेला टेरा था। मैथेसन ने इस रूपांतरण के लिए मूल पटकथा लिखी थी, लेकिन बाद में पुनर्लेखन के कारण वह नहीं चाहते थे कि उनका नाम क्रेडिट में दिखाई दे। नतीजतन मैथेसन को छद्म नाम लोगान स्वानसन के तहत श्रेय दिया जाता है। 23 ओमेगा मैन। मुख्य लेख द ओमेगा मैन। 1971 में एक बहुत अलग संस्करण का निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक द ओमेगा मैन था। इसमें चार्लटन हेस्टन रॉबर्ट नेविल के रूप में और एंथनी जर्बे ने अभिनय किया। इस फिल्म की पटकथा पर मैथेसन का कोई प्रभाव नहीं था। 24 और हालांकि आधार बना हुआ है, यह कई मायनों में उपन्यास से विचलित होता है, संक्रमित लोगों की पिशाच विशेषताओं को हटाता है, प्रकाश के प्रति उनकी संवेदनशीलता को छोड़कर। इस संस्करण में संक्रमित लोगों को निशाचर, काले वस्त्र पहने अल्बिनो म्यूटेंट के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें परिवार के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान होते हुए भी वे आधुनिक तकनीक से बचते हैं, यह मानते हुए कि यह और जो लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे नेविल, बुराई है और मानवता के पतन का कारण है। मैं लीजेंड हूँ। मुख्य लेख आई एम लीजेंड फिल्म। 2007 में उपन्यास का तीसरा रूपांतरण तैयार किया गया, इस बार इसका शीर्षक आई एम लीजेंड था। फ्रांसिस लॉरेंस द्वारा निर्देशित और रॉबर्ट नेविल के रूप में विल स्मिथ द्वारा अभिनीत, यह फिल्म मैथेसन के उपन्यास और 1971 की ओमेगा मैन फिल्म दोनों को अपने स्रोतों के रूप में उपयोग करती है। 25 यह रूपांतरण उपन्यास से भी काफी हद तक अलग है। इस संस्करण में संक्रमण एक वैक्सीन के कारण होता है, जिसका उद्देश्य मूल रूप से कैंसर को ठीक करना था। कुछ वैम्पायरिक तत्वों को बरकरार रखा जाता है, जैसे कि यूवी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और रक्त के प्रति आकर्षण। संक्रमितों को सीमित बुद्धि वाले निशाचर, जंगली प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है, जो बेरसकर जैसे क्रोध के साथ असंक्रमित लोगों का शिकार करते हैं। अन्य जीव, जैसे कुत्ते, भी वायरस से संक्रमित होते हैं। फिल्म के अंत को भी नेविल को मानवता को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के रूप में चित्रित करने के लिए बदल दिया गया था। 7 यह फिल्म 1975 से 1977 के लॉस एंजल्स के बजाय 2009 और 2012 में न्यूयॉर्क शहर में घटित होती है।
तो दोस्तों ये हमें देखने को मिला था, इसका पार्ट 1 14 दिसंबर 2007 को। और ये बेहतरीन मूवी रही थी उस दौर के अंदर, ज़ॉम्बीज़ के अंदर, और लोगों को भी ये बड़ी पसंद आई थी। और अब इसका दूसरा पार्ट है जिसका हमें इंतज़ार है, वो भी हमें देखने को जल्द मिल सकता है। बाकी मैंने पूरी डिटेल बता दी है। पहले इसका जो पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था वो लगभग 558 मिलियन का आया था। मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी इसकी बताई दी है। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।